वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हिंदी व्याकरण की बात करेंगे इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण की हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं और किस प्रकार से हमें उपसर्ग का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। दरअसल उपसर्ग होते क्या हैं वो भी समझना ज़रूरी है। अगर उपसर्ग की परिभाषा की बात हम करें तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़ करके, आरंभ में जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, बदलाव कर दें, वे जो शब्दांश होते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में आप लिखेंगे सबसे पहले ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे। क्या कर दे? अर्थ परिवर्तन कर दे। उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उपसर्ग कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, वापस सुनेंगे। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। ये जो उपसर्ग होते हैं ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। शब्दांश का मतलब ये होता है कि शब्द के टुकड़े, अगर हम शब्दांश को अलग अलग भागों में विभाजित करें, जैसे शब्दांश को अगर तोड़ें, शब्दांश के अंदर भी संधि है। शब्दांश में संधि है शब्द प्लस अंश। अगर आपको पता होगा तो शब्दांश में कौन सी संधि होगी? शब्द प्लस अंश बराबर शब्दांश बनाए तो संधि कौन सी है इसमें? दीर्घ स्वर संधि। लेकिन शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द का अंश, अंश यानी टुकड़ा होता है। अंश यानी क्या होता है? टुकड़ा या भाग या हिस्सा, जो भी है। तो शब्द का जो टुकड़ा होता है वो शब्दांश होता है। तो ऐसे शब्दांश मतलब ऐसे शब्द के टुकड़े जो किसी भी शब्द के आगे जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? आगे। फिर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर दें, तो वो जो शब्दांश जो आपने आगे जोड़ा है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उपसर्ग। तो उदाहरण लिखेंगे। जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ आपको वही अपनी कॉपी में बढ़िया राइटिंग लिखना है, ये तो नहीं लिखना है, ये समझने के लिए लिखेंगे। उदाहरण अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे आपने लिखा है अभी प्लस मान। क्या लिखा है? अभी प्लस मान। आप आगे लिखेंगे अभिमान। ठीक है। जैसे अगर और लिखे उदाहरण के तौर पर तो आप लिख सकते हो वी प्लस नाश, बन जाएगा विनाश। ठीक है। जैसे उप प्लस कार, उपकार बन जाएगा। तो ध्यान देंगे। अब आपको ध्यान यह देना है कि शब्द कौन सा है? मान। मूल शब्द कौन सा है? मान। और आगे आपने क्या जोड़ा है? अभी। अभी क्या एक शब्दांश है, लेकिन ये शब्दांश तो है, शब्द का टुकड़ा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आगे जुड़ रहे हैं, इस शब्द के आगे जुड़ रहे हैं। और जो मान का अर्थ था वो अभिमान में बदल गया है। जो नाश का था वो विनाश में बदल गया है, जो कार का था वो उपकार में बदल गया है,
तो ये जो अभी हैं और जो वी और उप हैं वो यहाँ पर क्या है सारे, ये अभी, ये वी और उप सब क्या हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग हैं। तो एक लाइन आप और लिखेंगे, यहाँ अभी वी व उप उपसर्ग हैं। क्या हैं? उपसर्ग हैं। एक तो अभी, एक वी और एक उप। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो उपसर्ग होंगे वो हमेशा शब्द के आगे जोड़ेंगे, शब्द के पीछे नहीं, शब्द के आगे, तो ये तो उपसर्ग कहलाएंगे। और ये जो शब्द के आगे जोड़ेंगे फिर उसके बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा ये समझो। देखो, एक शब्द है हार। क्या है? हार। ये शब्द है। हार का मतलब जानते हो? हार का मतलब दो अर्थ होता है। एक तो जैसे युद्ध में किसी की पराजित हो जाती है तो अपन बोलते हैं ये हार गया है। एक हार होता है गले में पहनने वाला, होता है कि नहीं होता है? चलो इसको हार को अपन गले में पहनने वाला मान लेते हैं कि हार शब्द है, इसका मतलब है गले में पहनने वाला है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसके आगे है ना आ जोड़ दिया है। इसके आगे क्या जोड़ दिया? हार के आगे आ जोड़ दिया है। इस हार शब्द के आगे मैंने आ उपसर्ग जोड़ दिया है। आ शब्द नहीं है, शब्दांश है, शब्द का टुकड़ा है, तो इसको मैंने आगे जोड़ दिया है। अब इसको मैंने आगे जोड़ा है, अब दोनों को जोड़कर आपको जोड़ना है और फिर शब्द बनाना है। तो दोनों को जोड़कर क्या शब्द बनाया आपने? आहार। क्या बनाया है? आहार। एक बात समझो कि हार का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, मान लेते हैं गले में पहनने वाला हार है। वैसे दो अर्थ हैं लेकिन अपने एक अर्थ तो ये लेते हैं कि ये गले में पहनने वाला हार है। बात समझ आ गई? लेकिन मैंने आ आगे उपसर्ग लगाया है, दोनों को जोड़कर क्या बनाया? आहार बनाया है। और आपको बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि इस आहार का मतलब क्या होता है। जिसको पता है बहुत बढ़िया है, लेकिन आहार का मतलब होता है भोजन। क्या मतलब होता है? भोजन है, जो ग्रहण करने वाला है, जो आप अंदर लेते हो शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ के रूप में, वो आपका आहार है। मतलब इस हार से मैंने जो आहार शब्द बनाया है, दोनों का अर्थ अलग है कि नहीं है? इसका तो गले में पहनने वाला हार था, लेकिन आगे आ जोड़ते कितना परिवर्तन हुआ है कि भोजन बन गया उस शब्द का, मतलब उसका अर्थ परिवर्तन हुआ। तो परिभाषा सिद्ध हो रही है यहाँ पर। परिभाषा क्या कह रही थी कि ऐसे शब्दांश, ये क्या है? आ क्या यहाँ शब्दांश है, क्या है? शब्द का टुकड़ा है, शब्दांश है। ठीक है, तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे, ये शब्द है मूल शब्द, इसके आगे तो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसके अर्थ में क्या कर दें? परिवर्तन कर दें। तो अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, कि हार से आहार बन गया। तो कहाँ गले में पहनने वाला हार था और कहाँ भोजन शब्द बन गया। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो इस आ की वजह से हुआ है। तो परिवर्तन कर दे, तो उन शब्दांशों को हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। शब्दांश हैं लेकिन शब्दांश को हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी उपसर्ग क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, आगे जोड़ेंगे और फिर उसके जोड़ने के बाद में उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, तो वापस क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उपसर्ग शब्द की बात करें तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से हैं? जो उपसर्ग हैं ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो इसमें उप है, एक है सर्ग। दो शब्द हैं, एक तो उप है, एक है सर्ग। उप का मतलब होता है पास में, समीप में, निकट में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसके या तो पास में या निकट में, कि भी निकट या समीप में। ठीक है, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। ठीक है, सृष्टि करना। इसका मतलब उपसर्ग का मतलब क्या हुआ कि पास में बैठा करके उसका नया शब्द बनाना, नया शब्द बनाने का काम है उपसर्ग का। मतलब ये उपसर्ग शब्द का मतलब क्या होता है कि पास में बैठ करके
कुछ नया शब्द बनाना, नया अर्थ निकालना, ये उपसर्ग का मतलब होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम और उदाहरण की बात करें तो ये आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा बढ़िया राइटिंग में, जो ब्लैक पेन से लिखा है वो आपको लिखना है बस। आगे ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से उपसर्ग शब्द का मतलब क्या होता है, पास में बैठ करके या पास में बैठा करके उसका नया अर्थ निकालने वाला शब्द बढ़ाना। जैसे एक शब्द देखो, हार, हार की भी बात की थी। ये शब्द है, इसका मैंने प्र उपसर्ग लगा दिया। क्या लगा दिया? प्र, तो बन गया प्रहार। और आपको पता होगा प्रहार का मतलब होता है मारना। तो कहाँ गले में पहनने वाला हार था और कहाँ पर मारने वाला जो भाव है वो उत्पन्न हो गया, नया अर्थ बन गया। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपको ऐसे शब्द हैं जो ऐसे शब्दांश हैं जो अर्थ में परिवर्तन कर दें तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं। अगर हम उपसर्ग की विशेषताओं की बात करें, उपसर्ग की अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें 2-3 बातें आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि उपसर्ग क्या होते हैं, अर्थ में कुछ नई विशेषता लाते हैं। अर्थ में क्या लाते हैं? कुछ नई शब्द अर्थ में लाते हैं। और उपसर्ग का काम होता है शब्द को उलट देना, ये भी काम करता है। इसके अलावा शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द प्रदान करना, बस वैसे ही शब्द निकालना, कोई खास परिवर्तन भी नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम उपसर्ग की विशेषताओं की बात करें तो आप हेडिंग लिखेंगे उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग की विशेषताएं या विशेषता। पहली तो ये होती है कि उपसर्ग होते हैं वो शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाते हैं। उनका पहला काम तो ये है कि शब्द में या शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। क्या लाना? नई विशेषता लाना। समझेंगे कैसे लाना। पहली तो अगर हम विशेषता की बात करें तो उपसर्ग का काम पहला तो ये है कि शब्द के अर्थ में कुछ नया परिवर्तन करना, नई विशेषता लाना। जैसे अगर हम लिखें, आप लिखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है प्र प्लस बल, क्या बन गया? प्रबल। अब बल का मतलब तो जानते हो आप, बल होता है ताकत, और प्रबल तेज, तो उसमें कुछ नया परिवर्तन हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे अनु प्लस शासन, अनुशासन। तो विशेषता में नई विशेषता आई कि नहीं आई? बिल्कुल नया अर्थ हुआ, नई विशेषता आई अपने इस शब्द की वजह से, उपसर्ग की वजह से। ठीक है, तो पहली विशेषता ये है। अगर दूसरी विशेषता देखें हम, दूसरी विशेषता तो ये क्या करते हैं, उपसर्ग शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं और उल्टा अर्थ उत्पन्न भी कर देते हैं। तो शब्द के अर्थ को उलट देते हैं, शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं? अर्थ को उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं अभी लिखेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग क्या करते हैं कि शब्द के अर्थ को उलट भी कर देते हैं। कैसे करते हैं सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। लिखा है मैंने जैसे, क्या लिखा है? जैसे। अब मैंने अ प्लस सत्य लिखा है, मैंने लिखा है अ प्लस सत्य, बन गया असत्य। क्या बन गया? असत्य। तो सत्य, अब सत्य का विलोम शब्द या उल्टा क्या होता है? असत्य होता है। तो इस अ की वजह से, अ यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। इस अ की वजह से इस शब्द का उल्टा अर्थ हो गया, उलट दिया है। दिया कि नहीं दिया? सत्य का उल्टा हो गया ना, असत्य। तो किसकी वजह से? इस अ की जोड़ने की वजह से। और अ यहाँ पर क्या? उपसर्ग है। उपसर्ग का तो ये भी तो काम हो गया है, ये भी तो विशेषता होगी कि वो शब्द को उलट देते हैं। ठीक है, जैसे अगर और शब्द लिखें, अप प्लस यस, अपयस। अपयस का उल्टा क्या होता है? अपयस होता है। तो इस अप उपसर्ग की वजह से इसके अर्थ में भी परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उल्टा अर्थ परिवर्तन हुआ। बात समझ आ रही ना?
एक तो अपने हार और प्रहार में देखा था कि अलग अर्थ निकल रहा है, हार और आहार में देखा था तो कुछ अलग अर्थ निकल रहा था। यहाँ क्या हो रहा है कि अलग उल्टा उसका अर्थ निकल रहा है, तो ये भी उसकी विशेषता है। 3 नंबर जो की विशेषता आप लिख सकते हो और समझ सकते हो कि कभी कभार क्या होता है कि उपसर्ग की वजह से कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, बस उस शब्द का ही अर्थ निकलता है, लेकिन उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है, खास परिवर्तन नहीं होता है, कोई नई चीज़ नहीं जुड़ती है उपसर्ग की वजह से। उपसर्ग का मतलब ये भी होता है कि आपने किसी शब्द के आगे जोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो वैसे ही जुड़े रहेगा, वैसे ही बना रहेगा, उसमें कोई खास परिवर्तन होता नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हैं कि शब्द के अर्थ में शब्द में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द ही अर्थ प्रदान होता है। ये मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, ये भी इसकी क्या है, विशेषता है। वापस समझेंगे, मैंने आपसे ये कहा है कि कभी कभार क्या होता है कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करते हैं उपसर्ग, बस उसके जो मूल अर्थ है उसके आसपास में अर्थ प्रकट करते हैं। मूल अर्थ यानी जो शब्द का अर्थ निकल रहा है, जो मेन अर्थ निकल रहा है उस शब्द का, उसी अर्थ को आसपास में बताते हैं। तो खास परिवर्तन नहीं होता है उपसर्ग की वजह से, ऐसी विशेषता भी तो है। पहले तो खास विशेषता होती है या उसके अर्थ में उल्टा या उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब हम उपसर्ग को पढ़ेंगे अलग अलग विस्तार से। उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, उपसर्ग की संख्या देखें तो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। संस्कृत में होते हैं उपसर्ग, हिंदी में भी होते हैं, उर्दू के अंदर भी उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदी उपसर्ग की बात करें और संस्कृत के उपसर्ग की बात करें तो ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं दिखाई देता है हमें, लेकिन तो भी हम समझते हैं कि शब्दों में परिवर्तन तो है ही है, ठीक है। हम संस्कृत के उपसर्ग देख लेंगे और हिंदी के उपसर्ग भी देख लेंगे, ताकि आपको संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग जब समझ में आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और अगर हम पूरी हिंदी की बात करें तो हम सारे उपसर्ग देख लेंगे, तो फिर आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक लाइन लिखेंगे, पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, हम एक एक शब्द के बारे में लिखेंगे, एक एक उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अति। एक संस्कृत में उपसर्ग होता है अति। क्या होता है? अति। और इसका अर्थ भी लिख दें तो इसका होता है अधिक, ठीक है। कभी इसका अर्थ ये भी होता है ऊपर के अर्थ में, कभी इसका होता है उस पार भी होता है। क्या अर्थ होता है उसका? उस पार। तो अति उपसर्ग है, इसका मतलब क्या हो गया? अधिक, ऊपर, उस पार, ठीक है। अब इसके कौन कौन से शब्द बनते हैं? अति उपसर्ग के कौन कौन से शब्द बनेंगे, लेकिन कौन कौन से शब्द बने उसकी हम बात करेंगे, लेकिन इसमें हम संधि भी कहीं कहीं हमको दिखाई देगी, हम समझेंगे। लेकिन पहले आपको ये लिखने का अति से कौन कौन से बन सकते हैं। अति से एक अतिकाल बन सकता है उपसर्ग, और सब मूल शब्द। अतिकाल का मतलब अति प्लस
काल हो गया, अति प्लस काल। अत्याचार शब्द भी, उसमें भी अति है। किसमें? अत्याचार में। अत्याचार में अति प्लस आचार। अब देखो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, समझने वाली बात ये है कि ये कहाँ से आया। ती है, क्या है? ती। और ती के अंदर किसकी मात्रा दिखाई दे रही है आपको? ई की। ई के बाद में क्या आया है? आ है। अगर ई के बाद में असमान स्वर आए तो आपको पता है कि उसका आधा यह बन जाता है। कौन सी संधि में? यण स्वर संधि में। हमने संधि पढ़ाई है, अगर आपने इस संधि को ध्यान से पढ़ा है तो ई या बड़ी ई के बाद में अगर असमान स्वर आए तो ई का क्या बन जाता है? आधा यह बन जाता है यण संधि के अंदर। यण स्वर संधि के अंदर ये इसका भेद है। तो अति प्लस आचार के अंदर देखें तो ती है, उसमें ई है और ई का हमने यह बना दिया, इसलिए यह यहाँ आया हुआ है। यह में आ जरूरत तो यह बन गया और इस प्रकार से शब्द बन गया। तो इसमें अति प्लस आचार में संधि तो है ही है, और अति शब्द क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है। अति यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। आगे लिखेंगे, ये लिख लिया होगा आपने। 2-3 शब्द आप और लिख सकते हैं, जैसे अतिक्रमण, उसमें भी अति क्या है? उपसर्ग है। अतिरिक्त, उसमें भी उपसर्ग कौन सा है? अति है। अत्यंत एक शब्द है, उसमें भी संधि है, यण स्वर संधि, और इसी से बना है अत्यंत, अति प्लस अंत, ठीक है, उसमें भी अति है। अत्युक्ति, अत्युक्ति शब्द है, इसमें भी अति उपसर्ग है। अगर हम इस शब्द को तोड़े और अलग अलग भागों में विभाजित करें तो आप समझ सकते हो। हम अगले पेज में करते हैं। तो आपने शब्द लिखा होगा अभी, अत्युक्ति। देखो अत्युक्ति के अंदर भी आपको पता है कि अति तो क्या है? उपसर्ग है, लेकिन इसमें मूल शब्द है वो उक्ति है। क्या है? उक्ति। अब ये अति प्लस उक्ति से अत्युक्ति कैसे बना है? ये यहाँ पर क्या है? इस ती में ई की मात्रा है और इसके बाद में ऊ है। ई के बाद में अगर असमान स्वर है तो ई का आधा यह बन जाता है, यह हलंत बन जाता है, ठीक है। अब यह हलंत बना है तो वो अपनी यण संधि का नियम लगाकर इसी को पूरा जोड़ेंगे। तो अ का मैंने अ लिख दिया, ती में से ई निकाल दिया, त क्या हो गया? आधा। ई का क्या बनाया मैंने? यह। अब ऊ है तो ऊ उसमें जोड़ेंगे तो यू और ती। तो अत्युक्ति जो शब्द बना है अत्युक्ति, वो अति प्लस उक्ति शब्द से है। तो इसमें आपको समझ में आ गया अति क्या है? उपसर्ग है, और दोनों को जोड़कर जो शब्द बना है वो संधि का भी है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक शब्द है अतिक्रमण। अतिक्रमण, उसमें भी क्या है? अति उपसर्ग है। तो अति उपसर्ग की हमने बात कर ली कि अति उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं और इस कौन कौन से शब्द बनते हैं। मुख्य रूप से ऐसे शब्द आपने देखे होंगे, आपको ध्यान रखना है। अगर जब आपको उपसर्ग आ जाएंगे और जब आपको ये पता होगा कि शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो संधि में दिक्कत नहीं आएगी और आपका शब्द शुद्धिकरण भी अच्छा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अगला अपन उपसर्ग हैं वो पढ़ते हैं। अगला जो उपसर्ग हम पढ़ेंगे वो अधि। कौन सा? अधि। अगर हम अधि का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। दो अर्थ होते हैं, एक तो ऊपर भी अर्थ होता है इसका और श्रेष्ठ भी अर्थ होता है। अब इसके कौन कौन से शब्द बन सकते हैं अधि से? एक तो बनता है अधिकरण, अधि प्लस करण, अधि उपसर्ग है इसमें। अधिकार के अंदर भी अधि उपसर्ग है, अधि प्लस कार। आप अलग अलग तो कर सकते हो ना, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि दोनों को अलग अलग करना है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे अलग करना है, लेकिन अभी चलो ये बता देते हैं कैसे अलग अलग करना है। अगर हम अलग अलग शब्द देखें, आपके सामने लिखा है अधिकरण। तो अधिकरण में आप अधि तो आपको पता है उपसर्ग है और करण इसमें मूल शब्द है, तो अधिकरण दो दो अलग कर सकते हो दोनों।
अधिकार में यही है। अधिराज शब्द के अंदर भी अधि उपसर्ग है। आपने अध्यात्मक देखा होगा, अध्यात्मक, उसमें भी यही है। और आपको ये पता होगा कि इसमें संधि कौन सी है। देखते से आपको पता लग रहा है कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। चलो मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि अध्यात्मक में अधि तो उपसर्ग है ही है, लेकिन खैर इसमें संधि कौन सी है वो भी बात कहलाते हैं। देखो यहाँ पर इसका विस्तार से हम देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि अध्यात्मक जो शब्द हैं, अध्यात्मक, इसमें क्या क्या शब्द हैं। अ तो है, और आधा ध, उसके बाद में य और य के अंदर आ की मात्रा है। तो आधा ध में अगर आपको आधा वर्ण के बाद में अगर कोई आपको यह दिखाई दे तो आपको पता है कि यह कहाँ बनता है, ई का बनता है, ई का यह बनता है। इसका मतलब ये अधि शब्द है इसमें मूल, तो तभी तो इस धी में से ई निकला था और उसी का तो यह बनाया था, ठीक है। और यह किसका बना है, ई का, तो ई तो हमने हो गया। फिर ये में किसकी ध्वनि आ रही है, कौन सा स्वर है, तो आपको पता है इसमें आ स्वर लगा हुआ है या में, तो आ हो गया, आ को बाहर निकाल दिया और फिर तो अधि प्लस आत्म बराबर अध्यात्मक बनता है। तो संधि कौन सी है देखते आपको पता लगना चाहिए कि ये यण स्वर संधि का भेद है। इसके अंदर भी यही है, ठीक है। इसके अलावा और शब्द देखें तो एक अध्यक्ष शब्द होता है, उसके अंदर भी यही संधि है, अध्यक्ष के अंदर, ठीक है। अध्यक्ष के अंदर भी संधि यही है, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष के अंदर अध्यक्ष शब्द बना है, ये ध्यान रखना है आपको। संधि आपकी यही है, यण संधि, अधिकतर यण संधि हो रही है यहाँ पर। फिर है अधिपति, ठीक है, तो वो भी है। ये जो सारे शब्द हैं इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल उपसर्ग समझ में आ जाएगा। और जो मैं लिखा रहा हूँ ये अपनी कॉपी में लिखना है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, आगे कभी भी आपको लगा कि आप याद करना है तो याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही।